हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समीक्षा एंड ट्रेंड्स। सरकारी नीतियां जो ये तय करती हैं कि किसी भी देश की भविष्य में दिशा और दशा क्या होगी। आज हम एनालाइज करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी ही नीति के बारे में जिसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020। हाल ही में भारत की यूनियन कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को अप्रूवल दे दिया है। तो इसे समझने के लिए हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तव में वर्तमान मुद्दा है क्या। उसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि वर्तमान शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस नीति में मुख्य कमियां या ड्रॉबैक्स क्या हैं। आखिरी में हम जानने की कोशिश करेंगे आगे की राहों को जिनसे भारतीय शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्तमान मुद्दा वास्तव में है क्या। तो हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी में पहली शिक्षा नीति है जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विस्थापित करेगी। कहने का मतलब यह है कि यह शिक्षा नीति 34 साल बाद लाई गई है, क्योंकि इससे पहले आखिरी शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। वर्तमान शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने। इस कमेटी का गठन 2017 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य था कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया जाए। इस कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में दी गई सलाहों के आधार पर ही इस नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। हालांकि इससे पहले भी 2 शिक्षा नीतियां भारत में बनाई जा चुकी हैं। सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में कोठारी कमीशन की सलाह पर बनाई गई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई, जिसमें 1992 में छोटे मोटे संशोधन किए गए। लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति ने 34 साल पुरानी व्यवस्था को प्रतिस्थापित कर एक नए आयाम खड़े किए हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या मुख्य प्रावधान और क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो इस शिक्षा नीति के तहत सरकार ने सबसे पहले यह तय किया है कि वर्तमान में शिक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं जीडीपी के लगभग 4% को बढ़ाकर 6% तक किया जाएगा। कहने का मतलब है भारतीय सरकार ने यह तय किया है कि शिक्षा पर खर्च किए जाने वाले पैसे को बढ़ाया जाएगा, जो जीडीपी का लगभग 6% तक होगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि भारतीय शिक्षा में नए आयाम और नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए खर्च को बढ़ाना आवश्यक है। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। भारत में कई समय से ये मांग चली आ रही थी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम उचित नहीं है, क्योंकि इसमें मानव को एक संसाधन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस मांग को पूरा करते हुए भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने की घोषणा की है। भारत सरकार का कहना है कि इस मंत्रालय का नाम बदलकर भारत सरकार और लोगों का ध्यान शिक्षा की तरफ बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यह शिक्षा नीति 2022-23 से प्रभावी होगी, यानी कुछ वर्षों बाद इस शिक्षा नीति को प्रभावी किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, अध्यापकों और कई अन्य आधारों पर कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। इन्हीं को जानते हुए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन इस नई शिक्षा नीति के तहत किए गए हैं। स्कूली शिक्षा में सबसे पहला परिवर्तन यह आया है कि वर्तमान के एकेडमिक स्ट्रक्चर जो 10+2 है, उसमें परिवर्तन करके इसे 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो 10+2 स्ट्रक्चर चलता है, जिसके तहत
10 साल में यानी पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पहली स्टेज और 11वीं-12वीं में दूसरी स्टेज चलाई जाती है, उसे 10+2 स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें पहले 10 साल यानी फर्स्ट से लेकर 10वीं क्लास तक लगभग सभी विद्यार्थियों के सब्जेक्ट और स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, जिनमें कुछ छोटे मोटे परिवर्तन के साथ क्लासें चलाई जाती हैं। जबकि 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में एक विशेष स्ट्रीम के तहत विद्यार्थियों को अलग अलग कर दिया जाता है, जिसमें विद्यार्थी के पास कुछ स्ट्रीम चुनने के मौके होते हैं। यानी का मतलब है कि 10+2 स्ट्रक्चर में केवल 2 स्टेजों को काउंट किया जा रहा था। पहला पहली से लेकर 10वीं क्लास तक, दूसरा 11वीं और 12वीं क्लास को लेकर। तो इस स्ट्रक्चर को 10+2 कहते थे, जिसे अब परिवर्तित करके 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया है। इसके तहत पहले 5 साल में 3 साल प्री प्राइमरी तथा अगले 2 साल पहली और दूसरी कक्षा को काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब है पहली स्टेज में 5 सालों को काउंट किया जाएगा, जिसमें पहले 3 साल प्री प्राइमरी या आंगनवाड़ी को काउंट किया जाएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी के 10+2 स्ट्रक्चर में आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी या प्री स्कूलिंग को काउंट नहीं किया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि वर्तमान समय में स्कूल से पहले की एजुकेशन यानी आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी को लेकर काफी चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, तो सरकार ने विशेष ध्यान दिया है इस ओर और पहले 5 सालों की स्टेज में 3 सालों को काउंट किया जाएगा आंगनवाड़ी स्टेज के लिए। तो इस तरीके से 5 साल का पहला स्टेज जो कंप्लीट होगा, उसके तहत 3 साल का प्री प्राइमरी और 2 साल में पहली और दूसरी कक्षा को काउंट किया जाएगा। अगले 3 साल में तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक यानी तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को काउंट किया जाएगा और ये विद्यार्थी की दूसरी स्टेज होगी। उसके बाद अगले 3 सालों की स्टेज में 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक विद्यार्थी की ग्रोथ को काउंट किया जाएगा और यह तीसरी स्टेज होगी, जिसमें काउंट किया जाएगा 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा को। आखिरी स्टेज में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की ग्रोथ को काउंट किया जाएगा। इस तरीके से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी की ग्रोथ को 4 अलग अलग स्टेज में काउंट किया जाएगा। अब इन दोनों सिस्टम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि 10+2 में 10वीं क्लास के बाद 12वीं क्लास में विद्यार्थियों को अलग अलग स्ट्रीम में बांट दिया जा रहा था, लेकिन नई नीति के तहत विद्यार्थियों को 10वीं के बाद अलग अलग स्ट्रीम में बांटा नहीं जाएगा, यानी रिजिड सेपरेशन नहीं किया जाएगा। सभी विद्यार्थी सेम क्लास में कुछ सब्जेक्टों में माइनर से परिवर्तन करके पढ़ाई कर सकते हैं। यह लगभग ऐसा ही है कि जैसे 8वीं के बाद 10+2 मॉडल में 9वीं और 10वीं क्लास में कुछ सब्जेक्टों में जैसे मैथ्स, इंग्लिश और पेंटिंग जैसे अल्टरनेट सब्जेक्ट दिए जाते हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों को स्ट्रीम के तहत नहीं बांटा जाता, बल्कि एक ही क्लास में रहते हुए कुछ अलग अलग सब्जेक्ट चुनने के मौके दिए जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रीम चुनने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जाएगा और विद्यार्थी उसी क्लास में छोटे मोटे सब्जेक्टों में अंतर करके एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन है जो इस नई शिक्षा नीति के तहत लाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक प्री प्राइमरी शिक्षा को सार्वभौमिक किया जाएगा, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए प्री प्राइमरी आवश्यक होगा। सरकार ने इस नीति के तहत एक अन्य बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत 2030 तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा के अंदर प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों में 100% यानी 100% का नामांकन दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति में 6ठी क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा यानी कॉमर्शियल एजुकेशन देने की बात कही गई है।
व्यवसायिक शिक्षा यानी कॉमर्शियल एजुकेशन लगभग आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य शिक्षाओं की तरह है, जहां पर विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरीके से अनेक व्यवसायों के अंदर कार्य कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत 10वीं कक्षा के बाद शुरू होती है, लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि इसमें परिवर्तन करते हुए 6ठी कक्षा से ही व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने तय किया है कि 5वीं कक्षा तक विद्यार्थी को शिक्षा उसकी मातृभाषा या मदर टंग में दी जाएगी। और सरकार ने यह भी कहा है कि यदि संभव हो तो इसको 5वीं से बढ़ाकर 8वीं तक किया जा सकता है। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें आसान बनाने की कोशिश की गई है और ये तय किया गया है कि उन्हें फिर से डिजाइन किया जाएगा और विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान को रटाने के बजाय उसकी मुख्य दक्षताओं के परीक्षण पर जोर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर और उनके दोबारा स्ट्रक्चर बनाने को लेकर इस नई शिक्षा नीति के तहत तय किया गया है। इसके बाद बड़ा परिवर्तन विद्यार्थियों के स्ट्रीम को लेकर है, जहां पर यह तय किया गया है कि स्ट्रीम में कठोरता नहीं अपनाई जाएगी और विद्यार्थियों को छूट दी जाएगी कि वे कौन से सब्जेक्ट या कौन से विषय चुने। कहने का मतलब यह है कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी जैसी अलग अलग स्ट्रीम न बनाकर अब विद्यार्थियों को यह मौका दिया जाएगा कि वे एक ही क्लास के अंदर रहते हुए भी विभिन्न सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये सब्जेक्ट साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स से संबंधित भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है स्ट्रीम सिस्टम को लेकर। इसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थी को स्कूली शिक्षा के दौरान पढ़ाई के अलावा अन्य एक्टिविटीज के लिए अतिरिक्त क्रेडिट दिए जाएंगे, जैसे कि खेल, कला या संगीत को लेकर जिसमें भी विद्यार्थी को रुचि हो। कहने का मतलब है यदि कोई विद्यार्थी खेल में बहुत अच्छा है तो उसे इस बात के लिए विशेष क्रेडिट दिए जाएंगे जिसका योग उसके फाइनल रिजल्ट में किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जिससे विद्यार्थियों के न सिर्फ पढ़ाई में परिवर्तन आएगा बल्कि उनका मानसिक विकास भी उचित तौर पर हो पाएगा। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति के तहत ये तय किया गया है कि वर्तमान में पपिल टीचर रेशियो यानी शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात जो वर्तमान में 80 है उसे कम कर 20 से 25 तक किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में लगभग 80 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक मौजूद है और सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि इसे कम करके 20 से 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बड़े परिवर्तन हैं जो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किए गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन को लेकर भी इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कई सारे प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के स्ट्रक्चर पे। वर्तमान में ग्रेजुएशन यानी स्नातक 3 वर्षों का होता है, जिसमें यदि व्यक्ति इन 3 वर्षों के दौरान बीच से अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं होगा। यानी वर्तमान सिस्टम के तहत किसी भी व्यक्ति का ग्रेजुएशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब वह पूरे 3 वर्ष तक अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करेगा। तो इस शिक्षा नीति के तहत इस सिस्टम में बड़ा परिवर्तन किया गया है और विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के निकास और प्रवेश विकल्प दिए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम जैसे ह्यूमैनिटीज, साइंस या फिर अन्य किसी स्ट्रीम से स्नातक की पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन उसे 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद उस पढ़ाई में रुचि नहीं रह जाती, तो वह उस पढ़ाई को 1 या 2 वर्ष के बाद भी छोड़ सकता है।
यदि विद्यार्थी 1 वर्ष के बाद अपने स्नातक को छोड़ देता है तो उसे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि उसने 1 वर्ष तक किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के तहत अपने स्नातक की पढ़ाई की है। यदि व्यक्ति 2 वर्ष के बाद अपनी स्नातक की पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि उसने 2 वर्ष तक अपने स्नातक की पढ़ाई की है। और यदि विद्यार्थी पूरे 3 वर्ष तक अपने स्नातक की पढ़ाई किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के तहत करता है तो तब जाके उसे डिग्री दी जाएगी। इस नीति के तहत एक प्रावधान और जोड़ा गया है कि यदि व्यक्ति 3 वर्ष के बाद भी अपने स्नातक की पढ़ाई करना चाहता है तो वह 1 और वर्ष अपने स्नातक की पढ़ाई कर सकता है और उस 1 वर्ष पूरा करने के बाद उसे एक रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अभी रिसर्च सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अलग से डिग्री हासिल करनी होती थी और वो होती थी एमफिल की डिग्री। एमफिल मतलब मास्टर इन फिलोसॉफी होता था जिसमें व्यक्ति को 2 वर्ष तक अलग से पढ़ाई करनी होती थी और जिसके बाद उसे रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि रिसर्च सर्टिफिकेट 4 वर्ष के स्नातक के बाद ही दे दिया जाएगा, यानी अब एमफिल अलग से करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए एमफिल को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो इस नई नीति के तहत किया गया है। इस नीति के तहत यह भी प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि व्यक्ति स्नातक के बाद स्नातकोत्तर यानी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करना चाहता है तो वह 4 वर्ष के स्नातक पूरा करने के बाद केवल 1 वर्ष और पढ़ाई करके अपनी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकता है। यानी विद्यार्थी अब कम से कम समय में अपनी अलग अलग डिग्रियां हासिल कर ज्यादा से ज्यादा समय अपने करियर को दे सकता है, क्योंकि वर्तमान नीति के अनुसार यदि विद्यार्थी को अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च सर्टिफिकेट हासिल करना है तो उसे लगभग 7 वर्ष का समय लगता था, जिसमें से 3 वर्ष का ग्रेजुएशन, 2 वर्ष का रिसर्च सर्टिफिकेट और 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन होता था, जिसे कम करके अब केवल 5 वर्ष का कर दिया गया है, जिसमें 3 वर्ष का ग्रेजुएशन, 1 वर्ष का रिसर्च सर्टिफिकेट और 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन शामिल होगा। तो इस तरीके से विद्यार्थी को 2 वर्ष अतिरिक्त अपने करियर के लिए मिल पाएंगे। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा को लेकर कई प्रशासनिक परिवर्तन किए जाने की बात भी कही गई है। जैसे भारत में एक उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, जो वर्तमान समय में कार्यरत यूजीसी और एआईसीटीई का स्थान लेगा। तो इससे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि अलग अलग संस्थाएं जो उच्च शिक्षा को नियंत्रित करती हैं उनकी जगह एकल संस्था होगी जो उच्च शिक्षा को नियंत्रित करेगी। तो ये एक अन्य बड़ा परिवर्तन है जो उच्च शिक्षा को लेकर किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के तहत GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन दर को बढ़ाकर 25% से 50% तक किया जाएगा और यह लक्ष्य 2035 तक पूरा किए जाने की बात इस नई शिक्षा नीति में की गई है। तो ये बड़े परिवर्तन हैं जो उच्च शिक्षा को लेकर इस नई शिक्षा नीति के तहत किए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा को लेकर भी इस नई शिक्षा नीति के तहत कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे सबसे पहले डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि एक ऑटोनोमस बॉडी यानी स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म, जिसका मुख्य कार्य होगा मूल्यांकन करना, योजना बनाना, प्रशासन को बढ़ावा देना आदि। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी यूनिट यानी टेक्नोलॉजी यूनिट का गठन किया जाएगा। तो इस तरीके से इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत
डिजिटल शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया है। हालांकि डिजिटल शिक्षा को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, उस तरीके के बड़े परिवर्तन इस नीति में नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस शिक्षा नीति में कई सारी चुनौतियां, कई सारी कमियां हैं। जैसे कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह शिक्षा नीति गैर संघीय भावना यानी एंटी फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है, जिसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान में शिक्षा कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसलिए कई राज्यों में सिलेबस और सिस्टम को लेकर कई सारे अंतर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत सरकार ने राज्यों से शक्तियां छीनकर केंद्र सरकार को दे दी हैं, जिससे राज्यों की शक्तियों में कमी आई है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि ये एंटी फेडरलिज्म यानी गैर संघीय भावना को बढ़ावा देता है। हालांकि कई लोगों का मानना यह होगा कि समवर्ती सूची का विषय होने के नाते केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह इसके अंतर्गत कानून बनाए, लेकिन केंद्र सरकार के पास यह शक्ति बिल्कुल भी नहीं है कि वह समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत राज्य की नीति बनाने की शक्ति को छीन ले। यदि केंद्र सरकार ऐसा करती है तो इसे फेडरलिज्म का उल्लंघन माना जा सकता है। इसके अलावा दूसरा आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि यह केंद्रीकृत नीति को बढ़ावा देती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि यह नीति कई राज्यों की शक्तियां छीनकर केवल केंद्र को नीति बनाने की शक्ति देती है, यानी यह कहीं न कहीं केंद्रीकरण की भावना को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा इस नीति में प्रमुख कमियों में यह माना जा रहा है कि इस नीति के तहत सरकारी स्कूलों के लिए कोई विशेष नीति मौजूद नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की अवस्थाएं, उनकी आवश्यकताएं और उनकी समस्याएं अलग अलग हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों के पास न सिर्फ गरीब लोगों को पढ़ाना जिम्मेदारी है, बल्कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में प्रवेश दिलाना भी उनकी जिम्मेदारी है। तो नई शिक्षा नीति के तहत इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो इस शिक्षा नीति की बड़ी कमी मानी जा रही है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि शिक्षा में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक किया जाना समाधान नहीं है, क्योंकि सरकार को निवेश बढ़ाने की जगह अतिरिक्त खर्चों को कम करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे अध्यापकों पर किया जाने वाला निवेश, अध्यापकों पर 5th पे कमीशन से 7th पे कमीशन यानी 1994 से लेकर वर्तमान समय तक के आंकड़े को देखा जाए तो एवरेजन अध्यापकों की सैलरी में लगभग प्रति वर्ष 15.9% की ग्रोथ हुई है, जबकि भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर केवल 3 से 4% तक है। तो इस तरीके का अतिरिक्त अध्यापकों पर निवेश भी शिक्षा के तहत अतिरिक्त खर्च को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यह भी है कि वर्तमान समय में कुल 10,35,000 सरकारी स्कूलों में से लगभग 70% स्कूलों में एवरेजन केवल 45 विद्यार्थी ही अध्ययनरत हैं। कहने का मतलब यह है कि लगभग 70% सरकारी स्कूलों में केवल 45 विद्यार्थी ही पढ़ाई करते हैं, जिससे सरकार का अतिरिक्त खर्च इन स्कूलों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को जरूरत है कि इस अतिरिक्त खर्च को कम किया जाए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा एक अन्य आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि वर्तमान शिक्षा नीति में लाइसेंस राज और घूसखोरी का कोई भी समाधान नहीं है, जो अक्सर देखा जाता है प्राइवेट स्कूलों को लेकर। क्योंकि वर्तमान में यदि कोई प्राइवेट स्कूल खोला जाना है तो उन्हें 70 अलग अलग डिपार्टमेंट से 70 सिग्नेचरों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक सिग्नेचर पर घूसखोरी और लाइसेंस राज का दबदबा है। तो इस नीति को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इसमें इस समस्या को एड्रेस नहीं किया गया है।
इसके अलावा काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नई शिक्षा नीति में शिक्षकों और विद्यार्थियों के मॉनिटरिंग, रिजल्ट बेस्ड असेसमेंट और आउटकम बेस्ड असेसमेंट जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसे भी इस शिक्षा नीति की एक कमी माना जा सकता है। इसके साथ साथ एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत की वर्तमान शिक्षा स्थिति को देखते हुए यह बहुत आवश्यक था कि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ध्यान दिया जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि 2019 में भारत की पेसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में रैंक 73 देशों में से केवल 72 रही थी, यानी भारत इस रिपोर्ट में सेकेंड लास्ट कंट्री रहा था। तो काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नई शिक्षा नीति के तहत इस समस्या की ओर भी अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये थी इस नई शिक्षा नीति में मौजूद कुछ कमियां। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की क्या राय है जिससे भारतीय शिक्षा को नए आयामों तक पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहले भारत को आवश्यकता है कि अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही में सुधार किया जाए, क्योंकि वर्तमान नीति में अध्यापकों, स्कूलों आदि पर किसी भी तरीके की जवाबदेही नहीं है। तो भारत को जरूरत है कि इस समस्या का जल्दी से कोई समाधान किया जाए, जिससे भारत के विद्यार्थी भी कई नए आयामों तक पहुंच पाएं। इसके अलावा भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसका मतलब होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें स्कूल न ही सरकारी होते हैं और न ही प्राइवेट होते हैं, और स्कूल सरकारी और प्राइवेट दोनों के सहयोग से चलते हैं। इसका मुख्य फायदा यह है कि इसमें जवाबदेही को बढ़ाया जा सकता है, और वर्तमान में भारत कई सारे क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। इसके अलावा भारत को जरूरत है कि गरीब से गरीब लोगों तक पहुंच बनाने के लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से शिक्षा के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाए। इस व्यवस्था से स्कूलों के अंदर अमीर और गरीब के भेद को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार को आवश्यकता है कि वह न सिर्फ सरकारी अध्यापकों पर ही ध्यान दे, बल्कि प्राइवेट अध्यापकों पर भी विशेष ध्यान दे, क्योंकि प्राइवेट अध्यापक भी शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसके अलावा सरकार को आवश्यकता है कि शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को नियोजित किया जाए, जिससे कम खर्च में अधिक गुणवत्ता स्कूलों में लाई जा सके। इसके साथ साथ सरकार अपनी ही सफलताओं से काफी कुछ सीख सकती है, क्योंकि सरकार ने शिक्षा के अंतर्गत बेहद बड़े आयाम दर्ज किए हैं। जैसे सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता के बाद वर्तमान समय तक स्कूल में किए जाने वाले नामांकन को 9% से बढ़ाकर 94% तक किया है। यह सरकार की बहुत बड़ी सफलता है, खास तौर पर शिक्षा क्षेत्र को लेकर। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों का स्तर आज ऐसा है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा इन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करे। यानी इन स्कूलों का स्तर कई सारे प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा है। और बड़ी बात यह है कि इन स्कूलों को भी सरकार नियंत्रित करती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों को सुधारा नहीं जा सकता, बस जरूरत है एक व्यवस्थित नीति और उसे प्रभावी तरीके से लागू किए जाने की। तो ये थे कुछ आगे की राहें जो भारतीय शिक्षा के अंदर बड़े आयाम दर्ज करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर क्या प्रावधान है, क्या विशेषताएं हैं,
क्या कमियां हैं और जानी कुछ आगे की राह हैं जो भारत की शिक्षा को बड़े आयामों तक ले जाने में सहायता करेंगी। तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम आपके विभिन्न समस्याओं और प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।